नमस्कार दोस्तों। ITI एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। थ्योरी की क्लास में हम लोग मेज़रमेंट पे चल रहे थे और उसके आगे इंस्ट्रूमेंट अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो पहला पार्ट था मैं उस समय बता चुका था कि इसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या यंत्र होते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो वो दो ही प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष मापी और अप्रत्यक्ष मापी। कंपेरेटिव का अपन इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं अभी। तो वही बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि अगर अपन प्रत्यक्ष की बात करें या प्रत्यक्ष के तरीके से उसको देखें, तो ऐसे वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिन पर आप डायरेक्ट रीडिंग ले पाते हो, मतलब आपने उसको रखा मेजरमेंट के हिसाब से, जो भी आपने फीलिंग लेनी है वो ली, लेने के बाद में आपके पास में एक रीडिंग अवेलेबल होगी, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट या प्रत्यक्ष मापी यंत्र। तो ये दो कैटेगरी इसमें भी है, मतलब जहाँ एक, मैंने आपको पिछली बार भी शायद इस बार इस क्वेश्चन को बताया था कि क्वेश्चन दो प्रारूप में आता है कि मापक विधियाँ हम दो तरह से देते हैं उसमें, कि है ना, प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप। तो वैसे ही इंस्ट्रूमेंट की बात में, यंत्रों की जब बात आती तब भी उसमें दो कैटेगरियाँ बन जाती, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हर मेजरमेंट को हमको, जो हमने पहले देखा था, रेखीय माप या लीनियर माप जिसको अपन कह रहे हैं, वो है ना, सीधी माप, प्लेन सरफेस माप, रेडियल माप, तो जिस भी तरीके से हम माप लेते हैं उसी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंटों को चयन करते हैं। प्रारंभिक स्टेज पे जो हमारे पास में सबसे पहला सीधा मापने के लिए, रेखीय माप में मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम ज़्यादातर रूल्स कहते हैं। मैं पिछली बार रूल और स्केल में डिफरेंस बता चुका हूँ, फिर भी मैं उसको एक बार दोहराता हूँ। स्केल ज़्यादातर तुलनात्मक होती है, कंपैरेटिव होती है। ये ग्राफ शीट के हिसाब से जो हम बात करते हैं तो उसमें भी एक स्केल शब्द का प्रयोग करते हैं, और दूसरा स्केल होता है जो जनरल कामों के लिए, जो स्कूली वर्क में, रेखागणित वगैरह में प्रयोग की जाती है, या आपके कंपास बॉक्स में जो यूज़ की जाती है उसको भी स्केल ही कहा जाता है। वो नॉर्मल होती है, साधारण होती है। उसमें मतलब आप दो स्केलों को उठा के उनका ग्रेजुएशन को आपस में चेक करोगे तो वो परफेक्ट मैच नहीं करेंगे, मतलब वो ग्रेजुएशन बस नाप नाप के काट दिए गए हैं या अंक कर दिए गए हैं। प्लास्टिक की स्केल होती है, लकड़ी से भी बनती है ना। तो वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होती। उसको हम शॉप फ्लोरों के हिसाब से प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बहुत एक्यूरेसी में काम करना पड़ता है। तो रूल जो होता है बेसिकली उसी काम में आता है। रूल शब्द का स्कूलों में भी रूल शब्द का स्केल में भी, स्कूल में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ लकड़ी की रूल यूज़ की जाती थी। ज़्यादातर वो स्केल जो शिक्षक होते थे वो बच्चों को मारने, पीटने या दंड देने के लिए होते थे। ये एक समय था जब ऐसा शिक्षा का कल्चर रहा है। हमने भी उस समय, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमने भी अपने टीचरों से बहुत मार खाई है। आज का समय वैसा नहीं है हालाँकि, आज कोई टीचर किसी बच्चे को नहीं मारता है ना? लेकिन पहले होता था। तो वो जो स्केल या जो रूल यूज़ किया जाता था उसको भी रूल ही कहते थे, जो ज़्यादातर दंड देने के लिए काम आता था। ख़ैर, अपना मेन उद्देश्य वो नहीं है, वो बात नहीं है। तो ऐसी जनरल बात आई तो मैंने बोल दिया। तो बेसिकली रूल जो होता है ये स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होता है, और ये मैंने इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो मिलिंग मशीन पे गियर काटने की जो प्रोसेस होती है, उसी तरह से जो इंडेक्सिंग होती है उसी के हिसाब से इसको ग्रेजुएशन के द्वारा काटा जाता है, तभी ये ग्रेजुएशंस उस पे मर्ज किए जाते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट होते हैं। अगर इनमें मेजरमेंट की बात करें तो 1 mm मतलब 1 mm होगा वो, ठीक है ना? कहीं से भी उसको चेक करेंगे तो 1 mm निकलेगा। तो उसी को हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल। ये पूरा नाम हो जाता है। स्टैंडर्ड, है ना, उस वो कितना एक्यूरेट है इस बात को बताता है, या उसके मानक को बताता है। वहीं स्टील इस बात का द्योतक है कि वो स्टील से बनता है। ठीक है, तो स्टील से बनता है इसका मतलब है कि केवल स्टील से बनता है ऐसा नहीं है। ये कार्बन स्टील से, स्टेनलेस स्टील से या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ज़्यादातर आप लोगों ने देखा भी होगा, ये कुछ इस तरह से दिखता है ना? अगर आप देख पा रहे हो तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें दो किनारे होते हैं, और ये अपन इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे मैं, क्योंकि इसके बाद में अपन डायरेक्ट नाम पे चलेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं और उसके साइज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अभी दोबारा उसको दोहराता हूँ। इसमें दो साइड होते हैं, है ना? दो साइड से मतलब दो कॉर्नर्स होते हैं या दो किनारे। शुद्ध भाषा में बात करें तो दो किनारे। एक किनारे पर सेंटीमीटर के मार्क्स होते हैं, दूसरे किनारे पर इंचेस के माप होते हैं। ज़्यादातर जो स्टेनलेस स्टील रूल होता है या फ्लेक्सिबल रूल होता है, उसमें ज़्यादातर मामलों में आगे का जो 2 इंच की दूरी है उसको 32 बराबर भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट 1 इंच की जो दूरी है उसको 64 बराबर भागों में, और फिर शेष जो लंबाई बचेगी
उस पूरी लंबाई को 8 और 16 भागों में डिवाइड करते हैं। इससे आपके जितने भी लोएस्ट काउंट है या लिस्ट काउंट है या सबसे ज़्यादा अल्पतमांक होगा वो निकाला जा सकेगा इंच में। एमएम में वही स्थिति है जो पहले बताया था आपको कि 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में, फिर प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में, मतलब 0.5 का सबसे लोएस्ट काउंट। तो एमएम के हिसाब से हमारे पास में आधे मीटर, आधे सेंटीमीटर, आधे से आधे मिलीमीटर का न्यूनतम माप मिल जाएगा, जबकि इंच वाले में हमारे पास में सबसे न्यूनतम 1/64 इंच का माप मिल जाएगा। इसके अलावा 1/32 इंच, 1/16 इंच और 1/8 इंच। तो ये ज़्यादातर इसमें होता है। ज़्यादातर स्केल जो बनाई जा ज़्यादातर स्टील रूल जो बनाई जाती है वो इंचेस के हिसाब से बात करें तो 12 इंच की, और सेंटीमीटर के हिसाब से तो 30 सेंटीमीटर की नॉर्मल और स्टैंडर्ड रूल माना जाता है। लेकिन शॉप फ्लोरों में बड़े बड़े साइज़ के भी यूज़ किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल जो रूल होता है वो 1500 मिलीमीटर तक का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ बाकी जो मोल्डेड हैं या जिनको सिर्फ पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है तो वो छोटी साइज़ों में ही अवेलेबल है। तो इतना सही आपने को ध्यान रखना है। आपको जो क्वेश्चन के रूप में आएगा वो ज़्यादातर सब इसी के हिसाब से आएगा। जैसे फ्लेक्सिबल रूल की वो लंबाई आपको पूछेगा तो फ्लेक्सिबल रूल ही एक ऐसा रूल है जिसको बहुत ज़्यादा लंबाई में यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम 1500 तक का आपकी बुक के हिसाब से। लेकिन चूँकि मैं भी शॉप फ्लोर से जुड़ा हुआ हूँ तो हमारे यहाँ 2000 तक के भी यूज़ किए जाते हैं और इससे लंबाई में भी। लेकिन क्या होता है, ज़्यादा लंबाइयों में थोड़े थोड़े से ग्रेजुएशंस में अंतर आना शुरू हो सकता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबे इसको नहीं बनाया जा सकता। कारण है क्योंकि नाम में एक शब्द जुड़ा है फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी कई बार क्या होती है, बहुत ज़्यादा रीडिंग देने में असहज होती है। जब आप प्लेन सरफेस पे इसको रखोगे तो ये एकदम परफेक्ट चिपकेगी नहीं, है ना, वाइब्रेट करेगी, हिलेगी, मुड़ेगी। इस वजह से क्या होता है, रीडिंग डिस्टर्ब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबाइयों का इसका प्रयोग वर्जित है या किया नहीं जाता है, ठीक है ना। वर्जित शब्द करना तो ठीक नहीं है क्योंकि बहुत लंबे लंबे भी यूज़ किए जाते हैं, पर वो केवल और केवल लाइनें खींचने के लिए, वहाँ ग्रेजुएशन या मेजरमेंट के लिए इसको कम लंबाइयों में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि वहीं पर एक्यूरेसी को आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशंस की बात थी, ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ और उस समय भी मैंने यही कहा था कि हम डायरेक्ट प्रकारों पे चलेंगे ताकि ये, क्योंकि हर प्रकार के साथ में सभी की लेंथ और सभी के ग्रेजुएशंस बताने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो स्टील स्टील रूल जो होता है बेसिकली अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला जो रूल होता है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल स्टील रूल। ठीक है, फ्लेक्सिबल शब्द जुड़ा है इसका मतलब है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली स्प्रिंग स्टील से बनाने का मेन कारण ही यही है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए होनी ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, लोच होने की वजह से स्टील रूल को वियर करना आसान हो जाता है और कहीं पर भी ये किसी भी सरफेस पर एडजस्ट हो पाता है। इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल स्टील रूल कहा जाता है। ग्रेजुएशन की बात मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ, केवल लेंथ की बात कर रहे हैं अपन अब यहाँ पे कि ये नॉर्मली जो बिल्कुल साधारण कामों के लिए जो किया जाता है, मार्किंग कार्यों के लिए जो किया जाता है वो 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर एमएम में और 12 इंच इंचों में प्राय प्राय मिलते हैं। और इसके अलावा ये 1500 मिलीमीटर रेंज में शॉप फ्लोरों में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है इसके अंदर हुक रूल। इस ये हुक रूल की बात करें अगर अपन, तो हम लोगों को ज़्यादातर स्लॉट वगैरह में मेजरिंग करना पड़ता है। स्लॉटों में क्या होता है कि आप कॉर्नर पोर्शन देख नहीं पाते। कोई भी मेजरमेंट करने के लिए आपको उसका जीरो देखना ज़रूरी है और एंड पॉइंट देखना ज़रूरी है। तो एंड पॉइंट तो बाहर आ जाता है तो दिख जाता है, लेकिन स्लॉटों के अंदर जब आप डालते हो तो आपको जीरो पॉइंट दिखना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो रूल का अगला हिस्सा है उसके ऊपर एक हुक बना देते हैं, ठीक है। ये हुक उस कॉर्नर में जाके फंस जाता है, यही कॉर्नर आपका जीरो होता है, तो हमें रीडिंग आसानी से मिल जाती है। लेंथ की बात करें तो वही है, ये 12 इंच तक के मिलते हैं और सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर तक के, ठीक है। चूँकि इसमें हुक बना होता है इसकी वजह से इसको हुक कहते हैं। अगला आता है की शीट रूल। इसमें कुछ नहीं होता है इसके अंदर एक की कटी होती है, बीच के अंदर स्लॉट कटा होता है की के साइड में, और ये दो पैरेलल ब्लॉकों के बीच में रखने के काम में आता है।
ताकि हम शाफ्टों का सेंटर निकाल पाएँ। जब शाफ्ट के सेंटर की मार्किंग करनी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बिल्कुल बीचों-बीच एक स्लॉट कटा होता है। जैसे ये रूल है, इसके बिल्कुल बीचों-बीच एक स्लॉट कटा होगा जो ब्लॉक के अंदर बैठ जाएगा। ब्लॉक के अंदर ग्रव्स बने होंगे, वो ग्रव्स का जो हैंडल आएगा वो इसी के अंदर से होके पास होगा और वो ब्लॉक के ऊपर कसा जाएगा। तो इसकी एक हाइट बन जाएगी और उसी हाइट के हिसाब से हम सेंटर का जो शाफ्ट का जो सेंटर है उसको निकाल पाएंगे और वहाँ पर सेंटर में मार्क या लाइन खींच पाएंगे। ठीक है, अगला है इसमें शॉर्ट रूल। ये कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ तंग जगहों पर या बहुत छोटे एरिया में या बहुत कम गहराई में या बहुत ब्लाइंड होल्स वगैरह हैं, इनके अंदर जब आपको मेज़र करने जाना पड़ता है, बेसिकली होता क्या है कि मेज़र करने का जो तरीका होता है ये है कि एक कॉर्नर पर आप एक ग्रेजुएशन को रखते हैं और सेकंड कॉर्नर पर अगला ग्रेजुएशन जहाँ तक आता है वहाँ तक की रीडिंग आप ले लेते हैं। लेकिन ये तो ऊपर की बात हो गई। अगर हमको किसी होल वगैरह के अंदर जाके ये काम करना होगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसके छोटे-छोटे पीसेस बना लेते हैं। अलग-अलग साइज़ के पीसेस होते हैं, जैसे 1/2 इंच, 1/4 इंच, 3/4 इंच, 3/8 इंच और 1 इंच। ये इंचों में हो गया और 5 से 25 एमएम में हो गया। इस तरह के छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, जो एक पेन नुमा होल्डर में लगाए जाते हैं। कुछ इस तरह का एक होल्डर होता है, जिसके अंदर ये पीस ऐसे करके फँसा देते हैं। एक ग्रब इसको टाइट कर देते हैं, है ना? अलग-अलग साइज़ की कोई भी पत्ती इसमें लगा देंगे, जो साइज़ आपको नापना है उस साइज़ की पत्ती यहाँ रख लेंगे, रख के इसको टाइट कर लेंगे। जिस एरिया में आपको मेज़रमेंट लेना है उस एरिया में इसको उतारेंगे और वहाँ जाके मेज़रमेंट ले लेंगे और लेके बाहर कर लेंगे। तो ये उसके लिए बनाया जाता है, तो इसी के लिए इसको कहते हैं शार्ट टूल। जो क्वेश्चन की बात करें तो देखो आपको इसका क्वेश्चन नहीं मिलना है, इसका हुक का क्वेश्चन भी नहीं मिलना है। आपको शॉर्ट रूल का मिलेगा, फ्लेक्सिबल का ज़रूर मिलेगा। एक रूल और इसी शार्ट के साथ में एक और रूल यूज़ होता है। इस रूल को कहते हैं नैरो रूल। जैसे ये शॉर्ट रूल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम गहराई में जाके माप कर सकते हैं 2 एंड पोर्शनों का। वैसे ही शॉर्ट रूल जो होती है उन जगहों पर, तंग स्लॉटों पर जहाँ पर फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग नहीं कर पाते, वहाँ पर इसका प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है। ये इसकी जैसे यहाँ पर अगर आप देखो इस स्टील रूल को, तो ये लगभग 25 एमएम के आसपास होगी अप्रॉक्सिमेट। नैरो रूल में क्या करते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को 5 एमएम का कर देते हैं। इससे होता ये है कि ये बहुत तंग गहराई में भी इस जगहों पर भी जा पाता है। वहाँ पर जाके हम इसको मेजरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। साइज़ सभी का सेम है, फ्लेक्सिबल को छोड़कर, है ना? और शार्ट रूल को छोड़कर, क्योंकि इसमें पीसेस बनाए गए तो ये अलग है। लेकिन हुक रूल, की शीट रूल, नैरो रूल, इनका साइज़ वही होगा जो एक्चुअल आता है ना, जिसको हमने स्टैंडर्ड में माना है 30 सेंटीमीटर और 12 इंच। ठीक। अगला जो क्वेश्चन के रूप में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है श्रिंक रूल। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। कारण है क्योंकि श्रिंक रूल बेसिकली पैटर्न मेकर शॉप में या फाउंड्री शॉप में यूज़ किए जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि जब हम किसी जॉब को गर्म करते हैं या जब कोई सर्कल को गर्म किया जाता है या कोई ऐसा जिसके अंदर आईडी बनी है उसको गर्म किया जाता है, तो गर्म होने पर आईडी फैल जाती है और ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये ओडी आईडी दोनों पे लागू होता है। इस हिसाब से अगर बात करें हम, तो जब पैटर्न मेकर को कोई पैटर्न बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, अगर मान लो उसने नॉर्मल स्केल से बनाया और एक हम सरसरी बात करते हैं कि अगर मान लो उसको 30 का डाया बनाना है या 100 mm का डाया बनाना है, 100 mm से चलते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। 100 mm का एक डाया बनाना है, उसको आपने नॉर्मल स्केल से नाप के उसने फर्मे में बिठा लिया और वहीं पर उसने उसका साँचा तैयार करके उसमें मटेरियल का घोल डाल के और उसको बना लिया। गर्म अवस्था में तो 100 ही दिखाएगा, लेकिन जो उसकी ठंडा होने के बाद में सिकुड़ने की दर है, उसके अकॉर्डिंग वो उतना सिकुड़ जाएगा जितना उसको सिकुड़ना है। तो जब जाप को खोला जाएगा या जब जाप को बाहर निकाला जाएगा मोल्ड में से और ठंडा किया जाएगा, तो एक्चुअली वो 100 की जगह पे वो साइज़ ले लेगा जो साइज़ का उसको ठंडा होने के बाद में होना था। ठीक है ना? तो इसीलिए इन शॉपों में क्या करते हैं कि रूल वही होता है, केवल धातु के सिकुड़ने की दर के अनुसार कि कोई धातु किस रेंज में सिकुड़ती है,
उसके अनुसार ग्रेजुएशंस उतने बढ़ा के रख देते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि कास्ट आयरन जो होता है आपका 1.6 के आसपास ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। तो 1.6 अगर अपन इसको 1.6 ना मान के एक और एक मान लें, क्योंकि आप आसानी से समझ में आएगा। तो 100 mm का कोई डाया है तो ठंडा होने के बाद में हो जाएगा कितना, 99, जबकि चाहिए कितना था, 100। तो इसलिए क्या करते हैं कि रूल जो यूज़ किए जाते हैं उन रूलों पर 1 mm बढ़ाकर, या उतना बढ़ाकर जितना वो ठंडा होने वाला था उतना बढ़ाकर ग्रेजुएशन डाल देते हैं, और उसके हिसाब से फिर उसको मोल्ड में, है ना, यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब धातु सिकुड़ेगी तो वो परफेक्ट साइज में वापस आ जाएगी। सिकुड़ने की दर ठंडे और गर्म अवस्था दोनों के हिसाब से दी जाती है कि ठंडा करने पर कितना होगा और गर्म करने पर कितना फैलेगा। उसी के हिसाब से श्रिंक रूल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन के रूप में अगर बात करें अपन, तो क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें ऐसा आता है कि किसी धातु का नाम दे देंगे, जैसे कास्ट आयरन होता है। हम लोग ज़्यादातर जो जो मोल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कास्ट आयरन होता है, स्टील होता है, इसके अलावा फिर आपका पीतल होता है, ब्रास होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये जो चीज़ें होती है इन चीज़ों के हिसाब से अलग अलग इनकी सिकुड़ने की दर अलग अलग है, तो इनके सिकुड़ने के हिसाब से इनको अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और उसी के हिसाब से रूल बना दिए जाते हैं। तो किसी एक धातु का नाम ले देगा, जैसे कास्ट आयरन 1 mm पे सिकुड़ रहा है, पीतल वगैरह, जो पीतल, एल्यूमिनियम और ब्रास, ये तीनों चीज़ें 1.6 सिकुड़ती है। स्टील बहुत ज़्यादा सिकुड़ता है, 2.1 सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से वो किसी एक आइटम का नाम ले देगा, किसी एक मेटल का नाम ले देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि कितना इसमें बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या पैटर्न मेकर में ये शाफ्ट में ये साइज़ बनना है और इसके हिसाब से श्रिंक रूल में अलाउंस रखा जाएगा। तो जितना उसके सिकुड़ने की दर है ना उसके हिसाब से रखा जाता है। तो वो हमें आना चाहिए, वो पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से इसके आंसर होते हैं। श्रिंक रूल क्या होता है? तो श्रिंक रूल वो होता है जो पैटर्न शॉप में या मोल्डिंग शॉपों में या फाउंड्री शॉप्स में यूज़ किया जाता है। सिर्फ श्रिंक रूल करता क्या है, ये एक्चुअल साइज से बड़ा साइज बना के देता है ताकि ठंडा होने पर एक्चुअल साइज मिल जाए, ठीक है ना। जो दर होती है वो प्रति 100 mm पे अपन देखते हैं और इंचों में भी देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको लिखते हैं अपन वापस। क्लास क्या है, बहुत दिनों बाद लग रही है। ऑनलाइन में बहुत दिनों बाद पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है साथ में पैरेलल। तो ऑनलाइन में क्या है, कंटिन्यू बोलना ही पड़ता है सिर्फ पढ़ाने के हिसाब से, क्योंकि इधर उधर की बात नहीं कर सकते। ऑफलाइन में बेसिकली होता है क्या है कि हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो फिर ऑनलाइन में चला नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुत कम लोग हैं, व्यूवर्स भी बहुत कम है, तो इस वजह से ऐसा है। तो बीच बीच में जब भी मौका मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ, डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना। आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, उसके हिसाब से। खैर, तो श्रिंक रूल के अलाउंस के हिसाब से अपन बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कास्ट आयरन CI, दूसरा आता है इस्पात, बेसिकली इसको स्टील बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। फिर आएगा पीतल, कॉपर और एल्यूमिनियम। सिकुड़न प्रति 100 mm पर 100 mm या प्रति 100 mm पर, में और इंच में, प्रत्येक इंच में, प्रति 1 इंच में, ये सिकुड़न की दर है इनकी, है ना। गरम करने पर, ठंडा करने पर, गरम करके ठंडा करने पर जो सिकुड़न होगी कास्ट आयरन में 1 mm होगी, ठीक है ना। मैं 0.0 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस्पात में 2.1 और बाकी सब में 1.6। तो याद रखना कोई बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये 1/8 इंच, 3/4 इंच, ठीक है, ये अलग अलग है। और इसके बाद में 1/16 इंच, इस तरह से ये सिकुड़ता है। इसी के हिसाब से हम अलाउंस रखते हैं और इसी के हिसाब से हम उसको, है ना, से जो ग्रेजुएशन है उसके उतने ही बड़े उसको ग्रेजुएशन को काटते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आने वाला कोई क्वेश्चन है अगर, तो वो श्रिंक रूल से ही आएगा। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं हैं। इसके अलावा फिर अपना जो अगला पार्ट है इसमें कैलिपर रूल्स है, प्रकार है अगला। और इसलिए बनाया गया है क्योंकि ज़्यादातर स्टील रूल क्या होता है, शॉप फ्लोरों की दृष्टि से बात करें कि
शॉप फ्लोरों में क्या होता है सब जगह लाइटें ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील रूल होता है हमारे पास में, तो वो चमकता बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेजुएशंस को देखने के लिए दिक्कत बहुत होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं कि रूल्स का थोड़ा सा प्रकार बदल दिया, जैसे हुक रूल था आपका, उसी हुक रूल में एक अलग से पॉइंट जोड़ दिया। ये हुक रूल था आपका, तो इसमें क्या करा इन्होंने, एक मूवेबल जा जोड़ दिया। ठीक है ना, मैं रफ चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ कैलिपर जैसा दिखता है, दिखने में कैलिपर जैसा दिखेगा, तो इसी वजह से इसको कैलिपर रूल कहते हैं। तो अगला जो हमारा प्रकार है वो कैलिपर रूल है। ठीक है, इसमें वो समस्या खत्म हो जाती है कि मूवेबल जार में क्या होता है, एक जीरो दिया जाता है, जब दोनों जार्स को आपस में चिपका देंगे तो ये जीरो दिखेगा, खोलने पर वो रीडिंग आ जाएगी जो रीडिंग एक्चुअली आपको चाहिए, या जिस रीडिंग को आपको मापना है वो माप इसमें आ जाएगा। निशानों की बात करें तो वही निशान इसमें भी लगे रहते हैं, mm और इंचों के, जिससे परफेक्ट माप हमको मिल पाता है। ठीक, अगला है हमारे पास में फोल्डिंग रूल। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि फ्लेक्सिबल रूल बहुत लंबे लंबे भी आते हैं, 1500 और 2000 की रेंज में भी आते हैं, तो उनको रखने की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं संभाल के रखने से एक बात याद आई है, तो मैं इसको फोल्डिंग रूल के बाद में उसको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद उस पर अपन एक बार चर्चा करेंगे। फिलहाल फोल्डिंग रूल की बात करते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो स्टील रूल है आपका, जैसा ये है, तो इसमें आप देख रहे होंगे एक होल बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दो या तीन रूलों का सेट लिया जाता है और उनको रिपीटिंग कर दी जाती है, जो एक दूसरे के साथ में फोल्ड हो जाते हैं, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अपने मेन नॉर्मली हम 30 इंच वाला, सॉरी 30 सेंटीमीटर, या एक 12 इंच वाला, या 1 फुट वाला हम लोग रूल हाथ में लेके घूम सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। इसको बढ़ाएंगे तो इसमें क्या करते हैं कि दो या तीन रूल और जोड़ देंगे तो लंबा हो जाएगा। इस लंबाई को कम करने के लिए इसको फोल्डिंग का शेप दे देते हैं, तो ये रिपीटिंग करने के द्वारा क्या होता है, ये फोल्ड होके उसी शेप में आ जाता है, जिस शेप में 3 सेंटीमीटर या 12 इंच का लगभग लंबाई इसमें आ जाएगी, तो वो हम रख सकते हैं आसानी से, उसको यूज़ कर सकते हैं और संभाल कर अपनी अलमारियों में रख पाते हैं, इसीलिए इसको बनाया जाता है, जिसको कहते हैं फोल्डिंग रूल। और बहुत ज़्यादा लंबाइयों में यूज़ करने के लिए हम फिर कैनवास का यूज़ करते हैं, कैनवास फीता बोलते हैं हम लोग, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि ये मिस्त्री, कारपेंटर और ये लोग सब यूज़ करते हैं इसको, बहुत बहुत दूरियों को यूज़, बहुत लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए, या जब घर बनाए जाते हैं तो घर में मार्किंग जब की जाती है तो इसी रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको कैनवास फीता या कैनवास रूल कहते हैं। ये फोल्डेबल होता है ये भी, है ना, और ये बॉक्स में फोल्ड होके समझ आता है। तो इस तरह से ये रूल के प्रकार थे, है ना। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें आपको पहले से भी मालूम होगी, जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मैंने बता ही दिया है। साथ में ये है कि इनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन के रूप में अगर आप बात करें तो शार्ट रूल का क्वेश्चन आएगा आपको, एक श्रिंक रूल का, और फिर फ्लेक्सिबल का। ठीक है ना, तो इन्हीं के क्वेश्चन ज़्यादातर घूमते हैं या आते हैं, और इसके मेटलों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो मेटल से संबंधित एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, तो अगला चैप्टर हमारा मेटल ही है। और मेटल जो चैप्टर है वो इसलिए है क्योंकि आपको तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप वो मेटलों को अच्छे से जान नहीं लो। इसलिए मैं मेटल को डिस्क्राइब करके नहीं बता रहा हूँ, जैसे कार्बन स्टील कैसे बनता है वो नहीं बता रहे हैं आपको अभी, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है वो नहीं बता रहे हैं, स्प्रिंग स्टील कैसे बनता है वो नहीं बता रहे हैं, वो सब आपको उस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें एकदम से समझ में आएगी कि उसी का प्रयोग क्यों किया गया इन मेटलों में, सॉरी इन इंस्ट्रूमेंटों में। ठीक है। हाँ, दूसरी मैं एक बात बोल रहा था कि जो इंस्ट्रूमेंट की अपन ने बात की और मैंने आपको कहा रख रखाव, तो बेसिकली क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो अगर वो प्रिसीजन है, तो उसको आपको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए। पहले इसके लिए लेदर आते थे अलग अलग तरीके, लेकिन अब चूँकि लेदर उद्योग सॉरी लेदरों का प्रयोग बंद कर दिया गया है, क्योंकि लेदर बेसिकली जानवरों के चमड़ों से बनाया जाता था। तो अब नॉर्मल कपड़े आने लगे हैं, नॉन डस्ट वाले, उन कपड़ों से इसको साफ़ करके रखे जाते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करने के बाद और यूज़ करने से पहले साफ़ करके रखना चाहिए। ये क्वेश्चन के रूप में भी है ये, और ये आपके जॉब सेफ्टी और कार्य सुरक्षा के अंतर्गत भी आता है। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हम रूल पढ़ाने के बाद में हम चैप्टर चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको उसका मेटल बताना पड़ेगा कि वो किस मटेरियल का बना है। लेकिन जब तक आप मेटल को नहीं जानोगे तब तक आप मटेरियल को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए बचे हुए जो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि तो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट था अपना स्टेनलेस स्टील रूल, बचा हुआ जो आपके प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है जैसे कैलिपर, माइक्रोमीटर, तो इनकी चर्चा अपन कब करेंगे, जब मेटल ख़त्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अपना मेटल का रहेगा। तो आप प्रतीक्षा कीजिए, जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो मिलेगा जो मेटल का होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कुछ सुधार की आवश्यकता तो ज़रूर बोलिएगा आप लोग, और मैसेज ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आए कि अपन कहाँ चल रहे हैं इस समय। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। नमस्कार।